नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत मैराथन क्लास में हम यहाँ पर ब्लॉकचेन कंसेप्ट को पूरा समझने वाले हैं। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंतर्गत आपको ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे या सिलेबस में हाईलाइट है, तो इस कंप्लीट मैराथन को जरूर देखिएगा। इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी मैंने कंप्लीट एक मैराथन और उसके लिए अलग से एक और मैराथन जिसके अंदर एमसीक्यूज भी मैंने क्लियर करवाए हैं, जिनको आई बटन के अंदर मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। उनको जाके आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितने भी जीके कंसेप्ट है या इसके जो एमसीक्यूज है, ठीक है, टर्म्स और टर्मिनोलॉजी सारी की सारी हम समझने वाले हैं। तो बस शुरुआती दौर में आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो भी मैराथन क्लासेज आ रही हैं, अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट पर मैराथन देखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन ब्लॉकचेन किसे कहते हैं। ब्लॉकचेन जो है ये कंप्लीट वर्ड ब्लॉक प्लस चेन से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत मतलब क्या है कि जो आपका डेटा है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड रहता है, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड रहता है। फिर इन ब्लॉक्स को आपस में क्या किया जाता है, ज्वाइन करवाया जाता है, ठीक है। तो ये एक चेनिंग कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये सबसे ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी मानी जाती है आज के टाइम में। तो ब्लॉकचेन जो है वो एक कंसिस्टेंटली ग्रोइंग लेजर होता है जो सभी ट्रांजेक्शन्स को, ध्यान रखना, ये एक प्रकार का कंसिस्टेंटली ग्रोइंग लेजर है, ठीक है, लेजर है जो सभी ट्रांजैक्शन का एक परमानेंट रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, एक सिक्योर, क्रोनोलॉजिकल और इमम्यूटेबल तरीके से। ध्यान रखना। अब यहां पर एक कंसेप्ट आया है इमम्यूटेबल। इमम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, दो वर्ड आते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इमम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें चेंजेस ना हो। भाई आपने अपना डेटा भेजा है, आप चाहते हो कि उसको चेंजेस सिर्फ आपके पास है, जो उसका परमिशन आपके पास है, जो तो ये कंसेप्ट जो है ब्लॉकचेन के अंदर रहता है। जो उसका ऑनर है वही उसको देख सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन आज के टाइम में सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी के अंदर एक जो है मानी जाती है। अब अगर अपन इसके पूरे कंसेप्ट की बात करें, एक एक करके इसको पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन लेजर क्या है। इस डेफिनेशन में हमने जिक्र किया है लेजर का। तो लेजर का मतलब होता है एक फाइल जो लगातार बढ़ती रहती है, मतलब एक ऐसी फाइल जो आगे से आगे ग्रो करती रहेगी, तो वो आपकी क्या कहलाती है, लेजर। इसके बाद आता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या होता है कि एक बार ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में चली गई तो वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है, परमानेंटली स्टोर हो जाती है। एक बार अगर आपका डेटा या आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन के अंदर एंटर कर गई तो वो हमेशा के लिए परमानेंट सेव हो जाएगी। इसी प्रकार से सिक्योर की बात करें तो सिक्योर का मतलब क्या होता है, इसमें जो एडवांस क्रिप्टोग्राफिक कंसेप्ट आते हैं, ठीक है, इसके अंदर एडवांस क्रिप्टोग्राफिक जो है, एडवांस क्रिप्टोग्राफिक ब्लॉकचेन में मतलब एडवांस क्रिप्टोग्राफिक जो कंसेप्ट होता है उनका यूज होता है, ठीक है, जिससे डेटा को ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये आ जाता है सिक्योर के अंदर। फिर आता है एक वर्ड क्रोनोलॉजिकल। क्या है सर, समझिए, तो इसको भी समझिए। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन पिछले ट्रांजैक्शन के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे मान लो 1, 2, 3 और 4। मैं अगर बात करूं ये 3 नंबर वाला ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट होगा, तो ये 2 नंबर वाले ट्रांजैक्शन के शुरू, मतलब इनका पूरा होने के बाद में 3 नंबर वाला स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। और इमम्यूटेबल का मतलब क्या है, एक बार ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो गई तो उसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट आते हैं आपके किसके, ब्लॉकचेन को लेकर। तो ब्लॉकचेन एक तो लेजर बेस्ड यानी जो कि ग्रोइंग कंसिस्टेंटली ग्रो होती रहती है। इसके अलावा परमानेंट है, एक बार आपके ट्रांजैक्शन उसके अंदर एंटर कर गई तो वो हमेशा के लिए फाइनल सेव हो जाएगी। सिक्योर का मतलब इसमें एडवांस क्रिप्टोग्राफिक अपन ऐसे जैसे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का यूज करते हैं जिससे ज्यादा सिक्योर है। इसके अलावा यहाँ पर आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्रोनोलॉजिकल मतलब जब तक पुराना, मतलब इससे पहले का जो रिकॉर्ड है वो जब तक वो स्टार्ट नहीं होता या काम नहीं होता तब तक अगला स्टार्ट नहीं होगा। इम्यूटेबल मतलब एक बार अगर इसके अंदर रिकॉर्ड हो गया कुछ भी डेटा ट्रांजैक्शन तो वो सेव नहीं होगा। चलिए, तो आगे क्या लिखा हुआ, ब्लॉकचेन इज एन चेन ऑफ ब्लॉक्स विथ, ठीक है, which contain information. Each block record all the recent transaction and once completed get into the blockchain is a permanent database. इसमें कहा जा रहा है कि ब्लॉकचेन जो होता है उसमें ब्लॉकचेन एक ब्लॉक्स की चेन होती है जो इंफॉर्मेशन को क्या करती है, स्टोर करती है। हर ब्लॉक चेन जो होते हैं, हर ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्लॉक होता है, हर ब्लॉक रिसेंट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है, जो अभी हुआ है उसके बारे में जानकारी स्टोर करके रखता है। कौन, प्रत्येक जो ब्लॉक होते हैं उसके बारे में। और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो ब्लॉकचेन में परमानेंट डेटाबेस के रूप में ये क्या होती है, ऐड हो जाती है। जब तक ट्रांजैक्शन चल रहा होगा तब तक वो उसको क्या करती रहेगी, रिकॉर्ड करती रहेगी। जैसे ट्रांजैक्शन पूरा हुआ तो उसको एज अ डेटाबेस के रूप में वो परमानेंट स्टोर कर देती है। तो जब एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है तब एक नए ब्लॉक को वो क्या करता है, जनरेट करता है। तो इस प्रकार से आपका यहां पर जो ब्लॉक है वो कार्य करता है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं हमें ब्लॉकचेन की जरूरत क्यों है, नीड ऑफ ब्लॉकचेन, क्यों यूज करना चाहिए ब्लॉकचेन।
तो उसके बारे में बात चल रही है। तो सबसे पहले बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो गई है, इसके कुछ बेनिफिट्स, ठीक है, जिनकी वजह से। तो पहला बेनिफिट क्या है, समझिए इसको। पहला बेनिफिट है आपका टाइम रिड्यूसन, ठीक है, टाइम रिड्यूसन। इसका मतलब है कि फाइनेंशियली जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री होते हैं ना, उसमें ब्लॉकचेन ट्रेड्स का जल्दी सेटलमेंट अलाउ करती हैं, क्योंकि ये एग्रीड जो अपॉन डेटा है, एग्रीड अपॉन जो डेटा है उसकी जगह पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जा सकता है। मतलब जो भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो ब्लॉकचेन बेस्ड जो भी ट्रेडिंग होती है ना, वहां पर कम से कम टाइम में जो है इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है या ये उसको एक्शन में ले आती हैं। इसी प्रकार से अगर अपन सेकंड की बात करेंगे तो अनचेंजेबल ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर अपन ने इम्यूटेबल कंसेप्ट को पढ़ा था। तो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रजिस्टर किया जाता है, यानी जैसे 4 ऑर्डर है 1 2 3 4, जब तक 2 ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा तब तक 3 नहीं होगा, जब तक 3 पूरा नहीं होगा तब तक 4 नहीं होगा। तो इससे क्या होती है, एक तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है और ये भी कंफर्म करती है कि एक के बाद एक ब्लॉक ऐड किया जाए, ठीक है, तो उसके अंदर चेंजेस होता ही नहीं है। अगला देखो यहां पर रिलायबिलिटी क्यों है। रिलायबिलिटी इसके कारण है कि इसके अंदर ज्यादा आइडेंटिफिकेशन रहता है, तो आपके हर एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो डबल रिकॉर्ड को रिमूव करती है और ट्रांजैक्शन को फास्ट भी बनाती है। अगर एक ही जैसे 2 ट्रांजैक्शन है तो उसमें एक ट्रांजैक्शन को ये क्या कर देती है, रिमूव करती है, जिससे रिलायबिलिटी बनी रहती है। फिर बात करते हैं अगले यहां पर जो कि है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी का मतलब होता है एडवांस क्रिप्टोग्राफी का यूज करके जो डेटा है ना, वो इसमें क्या करते हैं अपन, एडवांस क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट का यूज करके इसको सिक्योर किया जाता है। तो ब्लॉकचेन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। ये फुल फॉर्म आप सभी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत ये फुल फॉर्म आपके काम आएगी। DLT का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, DLT। ब्लॉकचेन के अंदर अगर DLT के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है। तो ये DLT का यूज करती है जिसमें हर नोड के पास ओरिजिनल चेन का कॉपी होता है। जितना भी ब्लॉक होता है, जैसे ये 4 ब्लॉक है तो चारों ब्लॉक के पास ओरिजिनल जो चेन है ना उसका क्या होगा, डेटा होगा, ध्यान रखना। तो इससे क्या होती है, यहां पर सिक्योरिटी बनी रहती है, ध्यान रखिएगा। इस वजह से सिस्टम काम करता रहता है और उन्हें कुछ नोड भी, ठीक है, यहां पर जो है क्रिएट होते रहते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं कोलेब्रेशन को लेकर। तो कोलेब्रेशन का मतलब होता है ब्लॉकचेन में हर यूजर डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकता है बिना किसी थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं। अगर आप कोई ऐसे एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हो जो ऑलरेडी मतलब जो चीट कर रही है लोगों को, तो फिर आपका तो पैसा और आगे वाला जो पैसा उसको इन्वेस्ट या कर रहा है या भेज रहा है उसका भी तो पैसा नुकसान में जाएगा। फिर आता डिसेंट्रलाइज, सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी जितनी विशेषताएं हमने पढ़ी उसमें ये होने वाली है, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि आपका जो डेटा है किसी थर्ड पार्टी या सेंट्रल पार्टी के पास में स्टोर नहीं है। एक तो आप हो गए और एक आगे की पार्टी होगी, आप दोनों के अलावा कहीं पर कुछ भी डेटा स्टोर है ही नहीं। तो डिसेंट्रलाइज्ड होने से ज्यादा सिक्योरिटी के अंतर्गत मानी जाती है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, तो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी होगी नहीं इसमें, तो हर नोड अपनी ट्रांजेक्शन वैलिडेट कर सकती है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां पर जो है आगे भी इसके चैप्टर हैं, लेकिन इससे पहले हमने अभी तक जो पढ़ा है क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आया हुआ है। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लॉकचेन दैट मेक इट अनचेंजेबल, यानी यहां पर ब्लॉकचेन की कौन सी एक विशेषता है जो इसको अनचेंजेबल जो है रिप्रेजेंट करती है। तो वो कौन सी थी, इम्यूटेबिलिटी। कौन सी थी, इम्यूटेबिलिटी। हमने बात की थी, ये DLT का फुल फॉर्म भी आगे मैं पूछूंगा, याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यहां पर नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा एक ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी का बेनिफिट नहीं है। चलिए पहले देखो, फास्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, ये तो इसका बेनिफिट है। अगला सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ये तो सेंट्रलाइज्ड होती नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है, तो ये यहां पर बी वाला ऑप्शन सही है। अगला, व्हाट डज इट मीन फॉर ब्लॉकचेन टू बी डिसेंट्रलाइज्ड, यहां पर कहा रहा है कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इसका क्या मतलब है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सी वाला, देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी एंड ऑल नोड वैलिडेट ट्रांजैक्शन, यानी इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती है और जितने भी यहां पर इसके अंतर्गत जो नोड्स होते हैं, जो ब्लॉक होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, वेरीफाई करते रहते हैं। चलिए अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की हिस्ट्री को लेकर। तो देखो, द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाज डिस्क्राइब्ड इन 1991, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले कब डिस्क्राइब किया गया था, सन 1991 के अंतर्गत, ध्यान रख लेना। जो स्टुअर्ट हॉबर, यहां पर देखो 2 आपके सामने है, यहां पर जो है वैज्ञानिकों के नाम है, ठीक है, एक तो आता है यहां पर आपके स्टुअर्ट हॉबर और एक आता है स्कॉट स्ट्रोबेट, ठीक है,
ये दोनों के नाम आपको लिख लेना है यहाँ पर, स्टुअर्ट होबर और एक आता है स्कॉट, ठीक है, स्कॉट स्टोरनेट, स्कॉट स्टोरनेट। ये दोनों फुल फॉर्म, इन दोनों इन्वेंटर के नाम आपको ध्यान रख लेना है। तो 1991 के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। स्टुअर्ट होबर और डब्ल्यू स्कॉट जो स्टोरनेट है, इन्होंने क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड चेन को, ठीक है, जो है डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें टाइम स्टाम्प डिजिटल डॉक्यूमेंट को टेम्पर प्रूफ बनाने के लिए इन्होंने आइडिया भी दिया था। दूसरा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, 1992 का कंसेप्ट आ जाता है। ये देखो 1992 के अंदर जो है आपके मार्कल ट्रीज, ठीक है, ब्लॉकचेन में इंक्लूड किया गया था। किसको? मार्कल ट्रीज। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर आपके मार्कल ट्रीज। ये जो मार्कल ट्रीज था, इसको ब्लॉकचेन के अंदर क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था, जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट को एक ब्लॉक में स्टोर करने में मदद करता है। तो आपको पूछ लिया जाए ब्लॉकचेन के अंदर मल्टीपल ट्रीज को, मल्टीपल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ब्लॉकचेन में इंक्लूड करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो वो होती है आपकी कौन सी? मार्कल। ध्यान रखना, मार्कल ट्रीज। अगला सन 2000 की घटना बात करते हैं। तो सन 2004 के अंतर्गत हॉल फिने ने जो है रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क, ध्यान रखना RPOW का फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना RPOW, जिसका फुल फॉर्म है रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क, रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको पूछा जाए RPOW यानी रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किया था 2004 में हॉल फिने के द्वारा। ध्यान रखना, ठीक है, जो कि डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है, ज्यादा जो डबल स्पेंडिंग टाइम होता है उनको भी यहां पर सॉल्व करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब आपके सामने यहां पर आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट लेता हूं मैं। अब आपके सामने फाइनली जो है सातोशी के बारे में यहां पर जो है डिस्कस करेंगे। ये इनके बारे में आपने सबसे ज्यादा जो है पॉइंट्स देखे होंगे कहीं ना कहीं एग्जाम के अंतर्गत। तो देखो, फर्दर इन 2008 सातोशी नाकामोतो, ठीक है, कंसेप्चुअलाइज द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन, यानी यहां पर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन को यहां पर जो है सन 2008 में सातोशी नाकामोतो के द्वारा यहां पर जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इस कंसेप्ट को। ही प्रूव्स द, आगे देखिए यहां पर लिया हुआ है, ही इंप्रूव द डिजाइन इन अ यूनिक वे टू ऐड ब्लॉक टू इट इनिशियल चेन विदाउट रिक्वायरिंग देम टू साइंड बाय ट्रस्टेड पार्टी। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सन 2008 में ये परीक्षा में आया हुआ भी है, तो आप इसको, ये दो चीजें आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। तो जो सन 2008 के अंतर्गत सातोशी जो नाकामोतो है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन का कंसेप्ट लॉन्च किया था। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी जो अलग अलग जगह पर फैला हुआ हो। इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज किया गया था। किसका? पीयर टू पीयर नेटवर्क का, ध्यान रखना, पीयर टू पीयर का नेटवर्क जो होता है इसका यूज किया गया था, ठीक है, और बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ट्रांजैक्शन को वैलिडेट भी किया गया था। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है जो है 2008 के अंतर्गत जो है सातोशी के द्वारा यहां पर जो है लॉन्च की गई थी। ध्यान रखना, ये ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन गया था, ठीक है, बैकबोन बना था यहां पर इसी टाइम से। ध्यान रखना, इसी टाइम से ये सबसे ज्यादा यहां पर जो है ये ज्यादा वायरल हुई थी। तो इसका रीजन यही था कि सेंट्रल अथॉरिटी को मिटाने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। सेंट्रल अथॉरिटी कोई होगी नहीं तो फिर आपका डेटा और ज्यादा सुरक्षित रहेगा। फिर सन 2016 की घटना, इसके अंदर देखो एक दी गई है, यहां पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्लॉकचेन टर्म ऑफिशियली पॉपुलर हुआ था सन 2016 में। तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का साइज 20 GB से 100 GB तक बढ़ गया है। ध्यान रखना, पहले 20 GB के आसपास था, अब 100 GB के आसपास आ चुका था, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर 2016 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। चलिए अब इनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला आपके लिए यहां पर सवाल है, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड चेन ऑफ ब्लॉकचेन टू स्टोर टाइम स्टाम्प डॉक्यूमेंट। अच्छा प्रश्न है, एक बार सभी के सभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। जो भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं अभी इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इनको लिखना भी चाहें अपने पास हिंदी में तो भी लिख सकते हैं। सवाल आपका, ठीक है, पहला सवाल आपके सामने, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी सिक्योर्ड चेन ऑफ ब्लॉकचेन टू स्टोर टाइम स्टाम्प डॉक्यूमेंट्स, यानी सबसे पहले किसने जो है क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड चेन ऑफ ब्लॉक का कंसेप्ट जो है लॉन्च किया था। तो मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको नोट्स के अंदर भी क्लियर करवाया था। ये सबसे पहले यहां पर जो है स्टुअर्ट होबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेट के द्वारा यहां पर जो है किया गया था सबसे पहले। इसी प्रकार से ये सातोशी जो है नाकामोतो के बारे में भी ध्यान रखना है, डिसेंट्रलाइज करने का श्रेय इन्हीं को ही दिया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, इन विच ईयर
डिड मार्कल ट्रीज। ये मार्कल ट्रीज का यूज क्यों किया जाता है ब्लॉकचेन के अंदर, आपको मैंने बताया था मार्कल ट्रीज का जो यूज है वो एक ब्लॉक के अंतर्गत मल्टीपल डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करने की टेक्नोलॉजी है। इसको क्या कहा जाता है, मार्कल ट्री के नाम से जाना जाता है। तो मार्कल ट्री को ब्लॉकचेन डिजाइन में मार्कल ट्री को कब ऐड किया गया था, तो ये किया गया था 1992 में। ये भी मैंने ऊपर वाले क्लास के अंदर आपको पूरा करवाया था। चलिए भाई अगला तीसरा प्रश्न है, व्हाट वाज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हॉल फिने रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क। ये RPOW अभी परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, आप ध्यान रख लेना। चेन ब्लॉकचेन के अंतर्गत फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है ये वाले। तो यहां पर कहा जा रहा है कि हॉल फिने के रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क यानी RPOW का प्राइमरी फंक्शन क्या था, तो इनका प्राइमरी फंक्शन था टू सॉल्व द डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर डबल स्पेंडिंग जो प्रॉब्लम है वो इसी के द्वारा यानी RPOW के द्वारा ही दूर की गई थी। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में जो है कंसेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन बेस्ड है। तो अब हमें यहाँ पर जानने की जरूरत है कि बिटकॉइन क्या है। तो देखिए व्हाट इज बिटकॉइन। सातोशी नाकामोटो इंट्रोड्यूस द बिटकॉइन इन ईयर 2008 यानी वर्ष 2008 के अंतर्गत सातोशी नाकामोटो के द्वारा यहाँ पर जो है बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी और याद रखिएगा आप सभी के द्वारा। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी जिसको वर्चुअल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी मानी जाती है, ठीक है, जो क्रिप्टोग्राफी के रूल्स के यूज करते हुए जो है करेंसी के रूल्स और जो भी रेगुलेशंस होती है ना उनको क्या करती है, फॉलो करती है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का जो है बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट होता है और सबसे पहला और वैल्यूएबल डिजिटल करेंसी यहां पर जो है यही बना था, जिसका नाम क्या था, मोस्ट वैल्यूएबल ये था जिसका नाम था बिटकॉइन। इससे डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी किसे कहा जाता है, तो बिटकॉइन कहा जाता है। ये किस पे बेस है, ब्लॉकचेन बेस्ड है। ब्लॉकचेन के अंदर क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट है। ये किसने लॉन्च किया था, तो ये सातोशी नाकामोटो के द्वारा वर्ष 2008 के अंतर्गत किया गया था। सेकंड के अंदर देखो बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ डिजिटल एसेट्स विच कैन बी बॉट, ठीक है, सोल्ड एंड ट्रांसफर बिटवीन द टू पार्टी सिक्योरली ओवर द इंटरनेट। यानी बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट्स होता है जो ऑनलाइन बाय मतलब आप अगर कोई भी आपके पास में एसेट्स हैं उसको बाय करना चाहते हो या उनको सेल करना चाहते हो या ट्रांसफर करना चाहते हो यूजिंग इंटरनेट, तो एकदम सिक्योरली आप इसको कर सकते हो। तो बिटकॉइन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि आपका कोई सोना जैसे गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और दूसरे जो भी वैल्यूएबल आइटम होते हैं उस तरीके से। तो हम बिटकॉइन का यूज प्रोडक्ट और जो भी सर्विस होती है ना उनको खरीदने और उन्हें इलेक्ट्रॉनिकल वैल्यू के रूप में चेंज करने के लिए किया जा सकता है। तो अगर आपको पूछा जाए बिटकॉइन क्या है तो आप ये कुछ चीजें आप बता सकते हैं। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज सिक्योर टेक्निक है जिसको सातोशी नाकामोटो के द्वारा वर्ष 2008 में डेवलप किया गया था, ठीक है। चलिए बिटकॉइन अगर बात करें तो देखो अब बिटकॉइन इज अ डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल करेंसी सच एज अ डॉलर, पाउंड एंड यूरो। यानी बिटकॉइन ट्रेडिशनली जो करेंसी है ना जिनका नाम है डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, उनसे अलग है। तो बिटकॉइन के फिजिकल कॉइन या पेपर नोट्स नहीं होते हैं, जबकि डॉलर वगैरह है इनके तो क्या है, पेपर या फिजिकली आप इनको टच वगैरह कर सकते हो, लेकिन ये तो वर्चुअल करेंसी है जिसको नंबर के रूप में आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं या किसी चीज के लिए यूज करते हैं तो आपको बैंक, क्रेडिट कार्ड या किसी थर्ड पार्टी की जरूरत भी इसमें नहीं होती है। आप सीधा बिटकॉइन दूसरे इंसान के अकाउंट्स में क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये मेरी बात आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इन ब्लॉकचेन के क्या क्या वर्जन आए हुए। तो ब्लॉकचेन के पहला वर्जन था ब्लॉकचेन 1.0 करेंसी जिसको कहा जाता है। तो इसमें क्या था, 2005 में हेल फिने ने इंट्रोड्यूस किया था ब्लॉकचेन वर्जन फर्स्ट को। किसके द्वारा, हॉल फिने के द्वारा वर्ष 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करता था। ये फाइनेंशियल जो भी आपके फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन थे ना उनके लिए यूज होता था। तो बिटकॉइन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल माना जाता है। इंटरनेट ऑफ मनी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको कहा जाता है बिटकॉइन को इंटरनेट ऑफ मनी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आया था ब्लॉकचेन 2.0 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिनको कहा जाता है। ये क्या था, तो ये बिटकॉइन का माइनिंग इनएफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। जो माइनिंग इनएफिशिएंसी थी ना उसको यहां पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। इसके अलावा इंट्रोड्यूस द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम ऑन द ब्लॉकचेन।
यानी बिटकॉइन जो है अगर इसके अंदर देखा जाए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जो ब्लॉकचेन पर सेल्फ एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो सेल्फ एग्जीक्यूट होते हैं उनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो इथेरियम की जो है इसका एक अच्छा बेस्ट एग्जांपल है जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जिसको डी एप्स भी के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी सपोर्ट करता है इथेरियम को। इसके अलावा आईसीओ को फैसिलिटेट किया गया था जो मार्केट एडॉप्शन को भी बढ़ाता था, तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना था। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन 3.0 ऐप डी एप्स के बारे में। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ऐप यानी P2P पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज करके बैक एंड ऑपरेशन का यूज करता था। अब दूसरा क्या है, फ्रंट एंड कैन बी होस्टेड ऑन इथेरियम स्वार्म ऑन सिमिलर डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, यानी फ्रंट एंड को इथेरियम स्वार्म जैसे डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज पर अपन होस्ट कर सकते थे और फाइनेंस के अलावा भी ब्लॉकचेन फंक्शनलिटी को ये एक्सपांड कर सकता था। तो ये चीज आपकी इसके अंदर क्लियर होती है। अब देखिए अगला बात करते हैं ब्लॉकचेन SHA-256 हैश फंक्शंस क्या होते हैं। चलिए तो देखिए ये क्या होती है यहां पर ब्लॉकचेन SHA-256 हैश फंक्शंस क्या होती है। तो SHA-256 एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होता है, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होता है जो ब्लॉकचेन में डेटा की इंटीग्रिटी मतलब सिर्फ एक्यूरेट डेटा ही इंसर्ट हो और उसकी सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए यूज किया जाता है। तो SHA-256 एक ऐसा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होता है जो ब्लॉकचेन में इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। तो ये किसी भी इनपुट जिसमें ट्रांजैक्शन या ब्लॉक डेटा होता है उसको फिक्स 256 बिट हैश वैल्यू में कन्वर्ट करता है। कोई भी आपके ट्रांजैक्शन या ब्लॉक डेटा आएगा ना तो ये उसको फिक्स 256 बिट के अंदर क्या कर देगा उसको, यानी 64 कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि ओरिजिनल डेटा को रिवर्स इंजीनियरिंग करना पॉसिबल, ठीक है, बना देता है। अब एग्जांपल की बात करें तो देखो यहां पर मेरे पास एक वर्ड है ब्लॉकचेन। इस ब्लॉकचेन को अगर मैं यूजिंग SHA देखूं तो यहां पर इस ब्लॉकचेन का देखो यहां पर ये मेरे पास में यहां पर ये टोटल 64 बिट के हिसाब से यहां पर 64 कैरेक्टर के हिसाब से मैंने एडजस्ट किया हुआ है। अगर मैं इस ब्लॉकचेन में यहां पर अगर थोड़ा सा भी चेंजेस करूं, लाइक मैं इस ब्लॉकचेन में बी को यहां पर बड़े से छोटा कर दूं, तो आप देखेंगे अभी इन नंबर को अच्छे से देख लीजिएगा 59 से शुरू हो रहे हैं और 50 पे खत्म हो रहा है। लेकिन अगर मैं इनको सेव करते हुए अगर मैं इस वर्ड में थोड़ा सा भी चेंज करता हूं, ये देखिए अब यहां पर क्या लिखा हुआ, बी छोटा कर दिया मैंने, तो यहां देखो इनकी वैल्यू ही चेंज हो गई। तो कुल मिला के ये कहना कि इसके अंदर हल्का सा भी चेंजेस होगा ना, इनके सारे एड्रेस और अंदर के डेटा को चेंज कर देता है, इसीलिए ज्यादा हाईली सिक्योर माना जाता है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई। छोटी सी भी चेंजेस होगी तो हैश कंप्लीटली बदल जाता है। तो अब सोचिए कितना हाईली सिक्योर होगा। चलिए पहला प्रश्न इसका भी डिस्कस करते हैं। हु इंट्रोड्यूस बिटकॉइन एंड इन विच ईयर। यहां पर कहा जा रहा है कि बिटकॉइन को सबसे पहले किसके द्वारा यहां पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बिटकॉइन को सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, सातोशी नाकामोटो के द्वारा। कब किया गया था, सन 2008 में, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ SHA-256 हैश फंक्शन इन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अंतर्गत SHA-256 जो फंक्शन है होता है, हैश फंक्शन होता है, वो किसके लिए यूज होता है बताओ। तो यहां पर ध्यान रखना है इसके अंतर्गत ये यूज होता है डेटा की इंटीग्रिटी और उसकी सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए, ठीक है, डेटा की इंटीग्रिटी और उसकी सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला तीसरा प्रश्न, विच ब्लॉकचेन वर्जन इंट्रोड्यूस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऐसे एप्लीकेशन जो सेल्फ एग्जीक्यूट होते हैं, ध्यान रखना ब्लॉकचेन के अंतर्गत सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। यहां पर कहा जा रहा है किस वर्जन के अंदर, ब्लॉकचेन के किस वर्जन के अंतर्गत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये किया गया था आपके ब्लॉकचेन 2.0, ठीक है, 2.0 या 2.0 कहते हैं इसको। तो इसके अंतर्गत इसको जो है डेवलप किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए अगला कंसेप्ट देखिए आप, हाउ ब्लॉक हैश वर्क इन ब्लॉकचेन के अंतर्गत जो ये ब्लॉक हैश होते हैं ये कैसे काम करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं हम यहां पर। तो देखिए यहां पर इन ब्लॉकचेन ईच ब्लॉक हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर कॉल्ड ब्लॉक हैश, यानी प्रत्येक ब्लॉक के पास एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसे क्या कहा जाता है, इसे ब्लॉक हैश के नाम से जाना जाता है, ध्यान रख लेना। ये एक क्रिप्टोग्राफिक फिंगरप्रिंट होता है जो हैशिंग एल्गोरिथम, जिसका हैशिंग एल्गोरिथम कौन सा था, ब्लॉक के अंतर्गत SHA-256, तो इसको जनरेट करने के लिए इसका यूज होता है। अब ये काम कैसे करता है समझ लो। ईच ब्लॉक कंटेंट डेटा प्रीवियस ब्लॉक हैश एंड टाइम स्टैम्प एंड नॉन्स। तो यहां पर आपके पास जैसे मान लो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर क्या क्या होगा, एक तो होगा यहां पर आपके डेटा
डेटा के अलावा यहां पर क्या होगा, प्रीवियस हैश, जो प्रीवियस ब्लॉक जो होगा ना उसका हैश भी इसके अंतर्गत स्टोर होगा। आप ऐसा मानिए कि आपके पास मान लीजिए कि दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक पीछे पड़ा है, एक ब्लॉक आगे पड़ा है, तो अगला जो ब्लॉक होगा ना उस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, पिछले ब्लॉक का एड्रेस स्टोर होगा, जिससे वो उसके साथ क्या होगा, कॉन्टेक्ट बनाए रखेगा, ध्यान रख लेना। तो ये इस प्रकार से इसके अंतर्गत काम करते हैं। आगे देखिए, A cryptographic hash function is applied to this data to generate the unique hash value। यानी क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन अप्लाई किया जाता है जो एक यूनिक हैश वैल्यू जनरेट करता है। और वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम कौन सा था, SHA-256। कैसे करते हैं, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, बिटकॉइन को, ठीक है, मतलब ब्लॉक, ये जो देखो वर्ड था आपके सबसे ऊपर देखो, ये ब्लॉकचेन, इसके अंदर बी को चेंज करते ही सारी की सारी हैश वैल्यू जो है वो चेंज हो गई थी, तो जिससे ज्यादा ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट में आ गया था। अगला देखो, द नेक्स्ट ब्लॉक इंक्लूड द प्रीवियस ब्लॉक। ये जस्ट अभी मैंने बता दिया भाई, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो इसका जो एड्रेस होगा ना वो इसके साथ अटैच होगा, जिससे इनके बीच में कनेक्शन बना हुआ रहता है, ध्यान रखना। अगर किसी ब्लॉक ने डेटा में कोई भी चेंजेस किया तो उसका हैश जो है वो बदल जाता है और चेन ब्रेक हो जाती है। मान लो आपने इसको हैक करने की कोशिश की, इसकी वैल्यू में कुछ भी चेंजेस हुआ तो ये इसकी चेन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ध्यान रखना। एग्जांपल यहां पर नीचे लिखा हुआ है, जैसे ब्लॉक फर्स्ट है, एक ब्लॉक फर्स्ट है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एलाइज सेंड 5 BTC टू बॉब, ठीक है, एलाइज जो है 5 BTC को किसको, बिटकॉइन को किसको भेज रहा है, बॉब को भेज रहा है। तो प्रीवियस हैश इसका क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, और इसका हैश जो है ना वो ये रहेगा। अब ब्लॉक 2 के अंदर क्या लिखा हुआ, बॉब सेंड 2 BTC टू चार्ली। तो अब देखो इसका भी ब्लॉक देखते हैं, इसका ब्लॉक समझने की बात करते हैं। तो इसकी ब्लॉक की बात करें तो प्रीवियस का ये था और इसका हैश ही होगा। मतलब ये होगा कि अब मान लो कि बॉब वर्ड को हटा के अगर मान लो कि मैं कुछ नाम चेंज करूं तो ये जो ब्लॉक के अंदर ये जो हैश है ना, ये हाथों हाथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिससे पूरी की पूरी चेन ब्रेक हो जाएगी। ये इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ध्यान रखना, ब्लॉकचेन लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान रखना, ब्लॉकचेन लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, यानी जिसको DLT के नाम से जानते हैं, ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ए ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ध्यान रखना, एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ये चीज बार बार इसलिए कही जाती है ताकि ये इसकी जो रिलायबिलिटी होती है उसको भी कंफर्म करती है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, रिलायबिलिटी कंफर्म करेगी, इंटीग्रिटी को भी कंफर्म करेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। Where data transaction is stored across multiple nodes computer instead of a central authority, यानी ये अलग अलग कंप्यूटर पर स्टोर होती है। ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह किसी एक सिंगल कंप्यूटर या सिंगल अथॉरिटी पर हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड इम्यूटेबिलिटी बिकॉज वंस डेटा इज रिकॉर्डेड, यानी ये उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी बता, एक बार परमानेंट हो जाता है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर वो रिकॉर्ड हो गया तो उसमें आपका डेटा, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और डिलीटेड विदाउट नेटवर्क कंजेशन, यानी यहां पर कहा जा रहा है कि अगर इसके अंदर जो सिक्योरिटी, इम्यूटेबिलिटी मतलब तो चेंजेस नहीं होता है। ट्रांसपेरेंसी का रीजन ये है कि इसके अंतर्गत आपके थर्ड पार्टी होती नहीं, तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है इसके अंतर्गत, ठीक है। एक बार डेटा रिकॉर्ड होने के बाद अगर बदल या डिलीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक बार रिकॉर्ड हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए अपन यहाँ पर बात करते हैं, इमेजिन अ गूगल स्प्रेड। अब देखो यहाँ पर अच्छी बात कही, क्या कही जा रही है, गूगल स्प्रेड शीट की तरह सोचिए आप, जो मल्टीपल यूजर के साथ शेयर्ड होती है। अगर कोई एक एंट्री करें तो सबको अपडेट जो है वो दिखाई देती है, और कोई भी बिना सबकी परमिशन के पुराने एंट्रीज नहीं बदल सकता है, ध्यान रखना। अब ब्लॉकचेन में ये कैसे काम करता है, देखो, ईच ट्रांजैक्शन इज स्टोर्ड एज अ ब्लॉक, प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन होता है उसको एज अ ब्लॉक के रूप में यहाँ पर स्टोर किया जाता है। मल्टीपल कॉपीज होते हैं वो अलग अलग नेटवर्क नोड में यूज होती है। अब मुझे ये बताना है कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट आया था जिससे ये इंश्योरिटी मिली थी कि एक ब्लॉक में मल्टीपल डॉक्यूमेंट रखे जा सकते हैं। अभी पढ़ाया था आपको, सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जिससे पता चले कि इतने जनों को याद हो चुका है। ट्रांजैक्शन आर वेरीफाइड थ्रू कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस मैकेनिज्म लाइक प्रूफ ऑफ वर्क। ये देखो, ये भी याद रखना है आपको, POW का भी अगर आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ये भी आपके लिए एक अच्छा कंसेप्ट बन जाता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक, POS भी कहा जाता है और एक POF भी कहा जाता है। ये जो होता है ना, प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है, जैसे जो सेंसस मैकेनिज्म होते हैं ये ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये काम करता है ब्लॉकचेन। रियल वर्ल्ड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी होती है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है ट्रांसपेरेंटली। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑटोमेटेड होते हैं आपके जो भी सर्वर होता है उस पर रन करने के लिए। चलिए पहला प्रश्न बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ब्लॉक हैश इन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक हैश किसके लिए यूज होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, ये उसकी इंटीग्रिटी
और इम्यूटेबिलिटी जो होती है ना वो इंश्योर करता है। अच्छा सवाल है यहाँ पर, ये सभी नोट डाउन करते रहिएगा भाई, ये पॉइंट जो जो भी आ रहे हैं आपके लिए। दूसरा प्रश्न है, विच क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन बिटकॉइन टू जनरेट ब्लॉक हैश जनरेट करने कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं? तो SHA-256, ठीक है, SHA-256, इसको लिख लीजिएगा एक बार आप सभी के सभी। SHA-256 जो है एल्गोरिथम के द्वारा जो हैश है उसको जनरेट किया जाता है, ध्यान रखना, लिखो सभी के सभी। अब देखिए, अगर आपको पूछा जाता है कि ये SHA का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी ध्यान रखना, SHA का फुल फॉर्म होता है सिक्योर हैश एल्गोरिथम। सिक्योर हैश एल्गोरिथम होता है, ध्यान रखना, ये 256 बिट यानी 32 बाइट का होता है हैश वैल्यू किसी भी इनपुट के लिए, यहां पर ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिक्योर हैश एल्गोरिथम कहा जाता है, SHA-256 सिक्योर हैश एल्गोरिथम। अगला, तो ये आपका यूज करके क्या कर सकते हैं आप, सिक्योर हैश फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। अगला, इन अ ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, एक ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंतर्गत व्हाट हैपेंस, ठीक है, इफ एनी डेटा इज ब्लॉक इन चेन ऑल्टर्ड, अगर ब्लॉकचेन के अंतर्गत अगर एक भी ब्लॉक के अंदर कुछ भी चेंजेस किया गया वैल्यू में, तो क्या होगा, उसकी जो हैश वैल्यू वगैरह होगी वो चेंज हो जाएगी, इसके अलावा चेन भी ब्रेक हो जाएगी, ध्यान रख लेना। तो देखो द ब्लॉक हैश चेंज हो जाएंगे, ब्रेकिंग द चेंज एंड एंश्योरिंग सिक्योरिटी, ठीक है, जो भी आपकी चेन होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, वो एंश्योरिंग नहीं कर पाएंगे हम। तो ये चीज आपकी इसके अंदर आ जाती है। चलिए, अब अगला यहाँ पर लास्ट कंसेप्ट हमारे पास बचा है, जो कि है ब्लॉकचेन की एरियाज। अब देखिए, बात करते हैं ब्लॉकचेन के क्या क्या की एरियाज हो सकते हैं। तो ब्लॉकचेन के की एरियाज की बात करें तो हमें यहां पर क्या ध्यान रखना है, VTR, ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो याद रखना है। V मतलब वैल्यू, T मतलब होता है ट्रस्ट, और R का मतलब होता है रिलायबिलिटी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आपके किसके अंतर्गत, ये ब्लॉकचेन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं वैल्यूज की। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, ब्लॉकचेन डिजिटल वैल्यू को ट्रांसफर करने में मदद करता है, हमारे ध्यान रखना, ठीक है, जो भी लाइक आपकी जो बिटकॉइन है तो उसको मदद करता है बिना किसी इंटरमीडिएटरी, जैसे अगर आप एक पैसा ट्रांसफर करते हैं क्या होता है, बैंक के थ्रू होता है, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी होती नहीं है। तो बिटकॉइन की अगर पर बात करें, बिटकॉइन फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन कैन बी कंडक्ट डायरेक्टली बिटवीन पार्टीज, यानी इसके अंतर्गत जो बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन डायरेक्टली पार्टीज के बीच में हो सकती है किसी सेंट्रल अथॉरिटी के बिना। एग्जाम्पल के लिए, एक यूजर से दूसरे यूजर तक बिटकॉइन ट्रांसफर करना बिना बैंक के, कोई बैंक होता ही नहीं है इसके अंतर्गत। दूसरा, ट्रस्ट की बात करें तो ब्लॉकचेन जो होता है वो ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होती है, यानी ज्यादा ट्रस्ट आपको प्रोवाइड करता है अपनी डिसेंट्रलाइज और ट्रांसपेरेंसी नेचर की वजह से। सारी ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती रहती है, ध्यान रखना, जितनी भी आपकी पब्लिक लेजर होती है उसके अंदर रिकॉर्ड होती है, जो कि एक बार ऐड हो गई तो उसमें बाद में इम्यूटेबिलिटी होने की वजह से चेंजेस नहीं होती हैं। इस वजह से डेटा ऑथेंटिक भी रहता है और टेम्पर प्रूफ भी माना जाता है। तीसरी बात करते हैं रिलायबिलिटी को लेकर। तो रिलायबिलिटी मतलब जो ब्लॉकचेन होती है उसमें ये ब्लॉकचेन जो है वो रिलायबल है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अलग अलग जगह पर कंप्यूटर पर डेटा फैला होता है। मल्टीपल नोड्स यानी कंप्यूटर पर ऑपरेट करने की वजह से अगर कुछ नोड फेल भी हो जाएं तो भी सिस्टम वर्क करता रहता है और सारा का सारा डेटा आपका सिक्योर और एक्सेसिबल रहता है। अब मान लो कि ये यहाँ पर एक ए बैंक है, अगर इसका मेन सर्वर ही हैक कर दिया जाए तो क्या होगा, सारे के सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे। इसमें तो क्या होता है, डेटा इतनी जगह पर फैला होता है कि ये खराब भी होगा तो ये तो काम करेंगे, ये खराब होगा तो ये तो काम करेंगे, तो ये कंटिन्यूटी रहती है इसके अंतर्गत। चलो भैया, फिर बात करते हैं ब्लॉकचेन डीओए। ब्लॉकचेन डीएओ को फुल फॉर्म कहते हैं आपके डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा फुल फॉर्म आपका रहने वाला है, लिख लीजिएगा इसको अपने पास में। ब्लॉकचेन डीएओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या होती है, तो ब्लॉकचेन डीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट करती है। ठीक है, किस पर ऑपरेट करती है भाई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट करती है और डिसीजन मेकिंग तथा प्रोसेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पर ये जो है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करती है। ये एटोनॉम्स है, ध्यान रखना, इट इज रन, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ये ऑटोनॉम्स होती है यानी प्री डिफाइंड रूल के बेसिस पर ऑटोमेटिकली काम करती रहती है। इनके अंदर कुछ रूल्स होंगे तो उनके बेसिस पर काम करेगी और गवर्नेंस सेंट्रल अथॉरिटी के बजाय उसके मेंबर के हाथ में होती है। इसके अंदर जो भी रूल्स होगा, जो उसका मेंबर होगा वही उसको चेंजेस कर सकता है या उसी के पास उसकी अथॉरिटी भी रहती है। अब देखो एग्जांपल की बात करें, इमेजिन अ डीएओ क्रिएटेड फॉर फंडिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी मान लीजिए कि एक डीओए जो है वो आपके कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को फंड करने के लिए क्रिएट किया गया है। तो डीएओ
DAO के जो भी मेंबर हैं वो अपनी टोकन को स्टेक करके वोटिंग करवा सकते हैं कि कौन सी प्रोजेक्ट जो है वो फंड होनी चाहिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली फंडिंग डिसीजन के एग्जीक्यूट करेंगे बिना किसी इंटरमीडिएटरी। जो भी टोकन्स होंगे ना वो खुद उसका जो भी उसका मालिक है, ओनर है, वो ही उसको रन कर पाएगा। पहला प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल वैल्यू विदाउट इंटरमीडिएटरी। इनमें से कहा जा रहा है कि कौन सा यहां पर एक जो की फीचर है जो कि यहां पर उसकी वैल्यू को बनाए रखता है, यानी ब्लॉकचेन का कौन सा की फीचर है जो डिजिटल वैल्यू ट्रांसफर बिना इंटरमीडिएटरी के अलाउ करता है, तो वो होता है आपका खुद वैल्यूज। अगला, हाउ डज ब्लॉकचेन इंश्योर ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज इन ट्रांजेक्शन। यहां पर कहा जा रहा है ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन में ट्रस्ट कैसे यहां पर जो है इंश्योर किया जाता है, तो वो आपके डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से ही है भाई, थ्रू इट्स डिसेंट्रलाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंसी पब्लिक लेजर। अगला, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्लॉकचेन DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। कहा जा रहा है कि ब्लॉकचेन DAO की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो की क्या 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 हो सकते हैं। एक होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो एक बार आप सभी बताएं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ब्लॉकचेन DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, तो वो तो पहला आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जहां पर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रन होती है, तो बी वाला ऑप्शन यहां पर आपका क्या होता है, सही बन जाता है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। तो ये यहां पर आपका यहां पर जो है कंसेप्ट इसमें रह जाता है। अब बस एक लास्ट टॉपिक बचा है कि हम ब्लॉकचेन और डेटाबेस के बीच में क्या डिफरेंसेज है उनको समझिए। ठीक है, ब्लॉकचेन और डेटाबेस के बीच में क्या डिफरेंसेज होते हैं। पहला डिफरेंस समझिए ब्लॉकचेन और डेटाबेस में, ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड बिकॉज देयर इज नो एडमिन और इंचार्ज। यहां पर कहा रहा है कि ब्लॉकचेन जो होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी एडमिन या इंचार्ज नहीं होता है, जबकि डेटाबेस होता है वो क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, इसमें एडमिन या इंचार्ज हो सकता है। दूसरा देखिए, ब्लॉकचेन जो होते हैं ना, यहां पर देखो ब्लॉकचेन इज परमिशन बिकॉज एनीवन कैन एक्सेस इट। जो ब्लॉकचेन है वो एक प्रकार की परमिशन लेस है, सॉरी मैंने यहां पर गलत बोल, ये एक परमिशन लेस है, यानी इसमें बिना परमिशन के भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, आपको यूजर नेम पासवर्ड वगैरह होती है ना, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है उसको परमिशन लेने के दौरान। अगला, ब्लॉकचेन आर स्लो जबकि डेटाबेस आर फास्ट। ब्लॉकचेन स्लो होती है, ये फास्ट है। अगला, इट हैज एन हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड एंड ओनरशिप ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड। यहां पर कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड और डिजिटल ओनरशिप या हिस्ट्री इसमें स्टोर की जाती है, जबकि इसमें कोई भी प्रकार की हिस्ट्री नहीं होती है। अगला, ब्लॉकचेन जो होती है वो फुली कॉन्फिडेंशियल होती है। ब्लॉकचेन जो होती है वो फुली कॉन्फिडेंशियल होती है, जबकि ये कोई भी प्रकार से किसी भी एंगल से फुली कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है। अगला, ब्लॉकचेन हैज ओनली इंसर्ट ऑपरेशन। ब्लॉकचेन के अंतर्गत सिर्फ इंसर्ट ऑपरेशन ही आपके इसके अंदर रहता है। ब्लॉक सिर्फ इंसर्ट ऑपरेशन होता है, जबकि इसके अंतर्गत क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। आपको पता होगा तो CRUD इंटरव्यू के दौरान बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि C मतलब होता है क्रिएट, R मतलब रीड, U मतलब अपडेट और D मतलब डिलीट। ये 4 ऑपरेशन होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होता है, इंसर्ट आपका ऑपरेशन ही होता है। अगला, ये फुली रोबस्ट टेक्नोलॉजी होती है, ध्यान रखना, जबकि ये नॉट एंटायर मतलब ये कंप्लीटली रोबस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है डेटाबेस। अगला, ये अगर नोवा अगर 8 पॉइंट देखे तो ये आपके डिस्क अगला यहां पर जो है आपका डिसइंटरमीडिएशन इसमें अलाउ होती है, जबकि इसमें अलाउ नहीं होती है। इसमें 9 पॉइंट देखें, एनीवन विद द राइट प्रूफ ऑफ वर्क कैन राइट ऑन द ब्लॉकचेन, यानी जो सही प्रूफ ऑफ वर्क दे सकता है वही ब्लॉकचेन पे राइट यानी डेटा को चेंज कर सकता है। इसमें सिर्फ ऑथोराइज्ड एंटिटीज रीड या राइट कर सकती हैं। लास्ट 10वां देखो यहां पर नॉट रिकर्सिव, यानी यहां पर नॉट रिकर्सिव की बात करें तो किसी रिकॉर्ड पे वापस जाकर टास्क रिपीट नहीं किया जा सकता है, जबकि इसके अंतर्गत आप रिकर्सिव फंक्शंस यानी यहां पर आप उस पे जाकर रिपीट टास्क जो है वो पूरे कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपके लिए ब्लॉकचेन बेस्ड जो है कंप्लीट आपके लिए मैराथन क्लास थी, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी साथ में मैंने आपको पूरे करवाए हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सभी के सभी इस वीडियो को अपने जितने भी IT ग्रुप्स हैं वहां पर शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट मैराथन क्लास आप किस पर देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक जो कि आने वाले टाइम में 5000 प्लस पदों पर यहाँ पर आने का चांसेस बताया जा रहा है, अगर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट enviraeducation.com या फिर इस इमेज पर क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं। enviraeducation.com पे जाके आप अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे इन डेप्थ नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल हिंदी मीडियम में। तो मिलते हैं हम एक और नई मैराथन क्लास की अपडेट के साथ। धन्यवाद।